साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। आज हम 11वें प्रश्न को देखेंगे। एथिक्स के हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। आज 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न हमारा एग्जाम में पूछा गया था, वर्तमान समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की चुनौतियों से निपटने के लिए नैतिक आधारों की विवेचना कीजिए। तो वर्तमान समाज में कौन कौन सी भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ हैं, उनसे निपटने के लिए नैतिक आधार कौन कौन से हो सकते हैं, उसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो भूमिका कैसे लिखेंगे? भूमिका लिखेंगे, भारतीय समाज आज तीव्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भ्रष्टाचार यानी करप्शन एक ऐसी चुनौती बनकर उभरता है जो विकास, सामाजिक न्याय, शासन व्यवस्था और नागरिकों के विश्वास सभी को कमजोर करता है। भ्रष्टाचार से निपटना केवल कानून का प्रश्न नहीं, बल्कि गहरे नैतिक आधारों पर आधारित निरंतर सामाजिक प्रशासनिक प्रयास का विषय है। अतः नैतिक मार्गदर्शन, मूल व्यवस्था और आचरण नीति इसके समाधान में मूलभूत भूमिका निभाते हैं। ठीक, यानी आसान भाषा में समझें तो आज का जो भारतीय समाज है वो तीव्र आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलावों के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ तेज विकास, डिजिटल इंडिया, ग्लोबलाइजेशन और वेलफेयर स्कीम है, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की चुनौती है, जो विकास, सामाजिक न्याय, अच्छी शासन व्यवस्था और नागरिकों के विश्वास, इन सबको भीतर से खोखला करती है। यही वजह है कि यूपीएससी और अन्य सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भ्रष्टाचार सिर्फ कानूनी या प्रशासनिक समस्या नहीं, बल्कि एक नैतिक समस्या भी है। वर्तमान समय में समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक नैतिक आधारों की विवेचना कीजिए। इस वीडियो में इसी प्रश्न को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से प्रैक्टिकल उदाहरणों और नैतिक दर्शन के साथ समझेंगे। फोकस रहेगा आज का हमारा सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, नैतिक साहस, जन केंद्रित नैतिकता, समाज और परिवार की भूमिका, और सबसे जरूरी धारणा या एटीट्यूड में परिवर्तन। चलिए शुरुआत करते हैं पहले नैतिक आधार से, सत्यनिष्ठा से। तो सत्यनिष्ठा का नैतिक आधार क्या होना चाहिए वो देखते हैं। कैसे लिखेंगे? सत्यनिष्ठा वह नैतिक आधार है जो लोक सेवक को परिस्थितियों के दबाव में भी ईमानदार निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन देता है। उदाहरण के लिए सीएजी और सीवीसी जैसे संस्थानों की कार्यप्रणाली में सत्यनिष्ठा का महत्व, चाहे वह संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करना हो या सतर्कता जांच करना। वर्तमान संदर्भ में देखें तो हाल ही में विभिन्न राज्यों में भर्ती घोटालों व विकास परियोजनाओं में अनियमितताओं ने सत्यनिष्ठा को सर्वोपरि सिद्ध किया है। ठीक है, आसान भाषा में समझे तो सत्यनिष्ठा वह नैतिक गुण है जिसमें व्यक्ति के विचार, वचन और कर्म तीनों में एक रूपता होती है। लोक सेवक के संदर्भ में सत्यनिष्ठा का मतलब है सही बात को जानने के बाद किसी भी दबाव, लालच या डर के बावजूद वही सही काम करना। भ्रष्टाचार की जड़ अक्सर वहीं से शुरू होती है जहां लोभ या भय के कारण सत्यनिष्ठा से समझौता हो जाता है। इसलिए नैतिक दृष्टि से सत्यनिष्ठा को भ्रष्टाचार रोधी व्यवस्था की पहली दीवार माना जाता है। उदाहरण के तौर पर सीएजी और सीवीसी जैसे संस्थानों की विश्वसनीयता काफी हद तक उनके नेताओं और अधिकारियों की सत्यनिष्ठा पर निर्भर करती है। सोचिए, जब सीएजी संसद में रिपोर्ट पेश करता है तो उसके आंकड़ों की विश्वसनीयता ही सरकार और जनता के बीच अकाउंटेबिलिटी की रीढ़ बनती है। यदि यहाँ सत्यनिष्ठा ना हो तो पूरा ऑडिट प्रक्रिया अर्थहीन हो जाएगी। इसी तरह सीवीसी की सतर्कता जांचें या किसी विजिलेंस ऑफिसर की रिपोर्ट, ये सब तभी प्रभावी होंगी जब जांचकर्ता स्वयं निष्पक्ष और ईमानदार हो। वर्तमान समाज में जो है अलग अलग राज्यों में भर्ती घोटाले, सार्वजनिक परियोजनाओं में लागत बढ़ोतरी और टेंडर प्रक्रियाओं में हेराफेरी जैसे मामलों ने यह साफ कर दिया है कि सिस्टम जितना भी मजबूत हो, यदि व्यक्ति स्तर पर सत्यनिष्ठा नहीं है तो भ्रष्टाचार रुकना मुश्किल है। यानी इंटीग्रिटी सिर्फ एक व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि संस्थागत विश्वसनीयता की बुनियाद है। ठीक है, आगे अगला है उत्तरदायित्व यानी अकाउंटेबिलिटी, और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। इसको कैसे समझेंगे? लिखेंगे कि यदि कार्यवाही पारदर्शी हो और हर निर्णय सार्वजनिक निगरानी के दायरे में हो तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो जाती है। उदाहरण के लिए आरटीआई एक्ट 2005 ने नागरिकों को सूचना के अधिकार देकर कई घोटालों को उजागर किया, जैसे मनरेगा फंड में अनियमितताएं। वर्तमान मुद्दों में देखें तो डिजिटल गवर्नेंस, ई प्रोक्योरमेंट और डीबीटी जैसी व्यवस्थाओं ने पारदर्शिता को बढ़ाया है। हालांकि डेटा प्राइवेसी और डिजिटल विभाजन चुनौतियां भी हैं। कैसे? समझिए, नैतिक दृष्टि से देखें तो भ्रष्टाचार वहां पनपता है जहां निर्णय लेने वाले
को यह एहसास ना रहे कि उसे किसी के सामने जवाब देना है और ना ही उसके निर्णयों पर रोशनी पड़ती हो। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है किसी भी पद, शक्ति या संसाधन के उपयोग के लिए स्पष्ट रूप से यह तय होना कि कौन व्यक्ति या संस्था जिम्मेदार है और उससे सवाल पूछे जा सके। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है नीतियों, प्रक्रियाओं और निर्णयों के बारे में आवश्यक जानकारी नागरिकों के लिए सुलभ हो। आरटीआई एक्ट 2005 इसका बेहतरीन उदाहरण है। जैसे मनरेगा फंड में अनियमितताओं के मामले, जब नागरिकों और सिविल सोसाइटी ने आरटीआई के जरिए सूची, मास्टर रोल, भुगतान विवरण और प्रोजेक्ट स्टेटस निकलवाए, तब जाकर कई घोटाले सामने आए। यह दर्शाता है कि पारदर्शिता खुद ब खुद डर का माहौल बनाती है। भ्रष्टाचार करने वाला सोचता है कि अगर डेटा सार्वजनिक हो गया तो पकड़ा जा सकता है। वर्तमान समय में हमने बात की कि डिजिटल गवर्नेंस, ई प्रोक्योरमेंट, जेम पोर्टल और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी ने पारदर्शिता को एक नए स्तर पर पहुंचाया है। ऑनलाइन टेंडरिंग ने मैनुअल मैनिपुलेशन की गुंजाइश कम की है और डीबीटी के कारण बीच के कई बिचौलियों की भूमिका कम हुई है। लेकिन साथ ही नए सवाल भी उठते हैं कि जैसे डाटा प्राइवेसी, एल्गोरिदम बायस और डिजिटल डिवाइस। यदि तकनीक पारदर्शी हो जाए लेकिन गरीब और कम शिक्षित लोगों को सिस्टम से बाहर कर दे तो नैतिक रूप से यह भी चिंता का विषय बनता है। इसलिए भ्रष्टाचार रोधी नैतिक ढांचे में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सिर्फ कानूनी प्रवाह नहीं बल्कि एक मूल्य है कि शासन खुलेपन यानी ओपननेस और जवाबदेही की भावना से चले, ना कि गोपनीयता और मनमानी से। ठीक। अगला है नैतिक साहस यानी मोरल कॉरेज। मोरल कॉरेज को कैसे समझेंगे? नैतिक साहस वह क्षमता है जिससे व्यक्ति दबाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, लालच और धमकी के सामने भी सही निर्णय का चयन करता है। उदाहरण के लिए अशोक खेमका जैसे अधिकारियों ने नैतिक साहस दिखाकर कई विवादित निर्णयों को चुनौती दी। समाज में विशिल ब्लोवर की सुरक्षा भी इसी आधार का हिस्सा है। वर्तमान संदर्भ में देखें तो कई राज्यों में विशिल ब्लोवर पर हमलों की घटनाएं इस मूल्य की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। ठीक है। आसान भाषा में अगर हम समझें तो नैतिक साहस यानी मोरल कवरेज सत्यनिष्ठा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक व्यक्ति में उसे लागू करने का साहस ना हो। अक्सर लोक सेवक सही और गलत को समझ तो लेते हैं लेकिन राजनीतिक दबाव, ट्रांसफर का डर, करियर में रुकावट या व्यक्तिगत सुरक्षा के कारण चुप हो जाते हैं। मोरल कवरेज का मतलब क्या है? इन जोखिमों के बावजूद न्यायपूर्ण और सही निर्णय पर डटे रहना। अशोक खेमका जैसे कुछ अधिकारी इस नैतिक साहस के प्रतीक माने जाते हैं जिन्होंने विवादित मामलों में सत्ता समर्थित निर्णयों पर प्रश्न उठाए, फाइलों को पुनः जांचा और कई बार व्यक्तिगत हानियों के बावजूद अपनी ईमानदार स्थिति बरकरार रखी। इसी से जुड़ा एक और आयाम है विसिल ब्लोअर की भूमिका, यानी जब कोई कर्मचारी या नागरिक अंदरूनी जानकारी सामने लाकर भ्रष्टाचार को उजागर करता है तो वह सिर्फ संस्थान की सफाई में योगदान देता है, न सिर्फ संस्थान की सफाई में योगदान देता है बल्कि पूरे समाज के लिए जोखिम उठाता है। हालांकि हाल के वर्षों में कई राज्यों में विसिल ब्लोअर पर हमले, हत्याएं और उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई हैं। यह दिखाता है कि नैतिक साहस को सामाजिक और कानूनी सुरक्षा की जरूरत है, जैसे विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट का प्रभावी लागू होना और राजनीतिक सामाजिक स्तर पर ऐसे लोगों के प्रति सम्मान की संस्कृति विकसित होना। नैतिक दृष्टि से मोरल कवरेज वह पुल है जो नैतिक ज्ञान को नैतिक आचरण में बदलता है। ठीक है। अगला है जन केंद्रित नैतिकता यानी पब्लिक सर्विस एथिक्स होना। कैसे लिखेंगे? लोक सेवक को अपने पद का उपयोग शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि जनहित के लिए करना चाहिए। उदाहरण के लिए कोविड-19 काल में स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए निस्वार्थ कार्य जनसेवा की यह भावना भ्रष्टाचार रोधी वातावरण बनाती है। यानी लोक सेवा की नैतिकता को समझते हैं कि लोक सेवा के लिए सबसे मूलभूत प्रश्न क्या है कि मैं इस पद पर क्यों हूँ, शक्ति प्रदर्शन के लिए या जनहित के लिए। यदि पद को सिर्फ पावर, स्टेटस और सुविधाओं से जोड़ा जाएगा तो भ्रष्टाचार स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। और यदि पद को सेवा का माध्यम बनाया जाएगा माना जाएगा तो निर्णय में जो है भी नागरिक और वंचित वर्ग केंद्र में आएंगे। कोविड-19 का काल इसका जिंदा उदाहरण है, जब स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मचारियों, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों ने संक्रमण के खतरे के लंबी ड्यूटी और सीमित संसाधनों के बावजूद काम किया। तो यह सिर्फ कर्तव्य पालन नहीं बल्कि जन केंद्रित नैतिकता की मिसाल थी। कई जगह अधिकारियों ने नियमों में लचीलापन लाकर मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता दी, जैसे माइग्रेंट वर्कर के लिए स्पेशल ट्रेन, सामुदायिक किचन और मुफ्त राशन वितरण आदि। ऐसी घटनाएं यह संदेश देती हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट वास्तव में डिसीजन मेकिंग का गाइडिंग प्रिंसिपल बनता है, तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश स्वतः कम हो जाती है।
क्योंकि व्यक्ति यह समझता है कि हर गलत निर्णय किसी न किसी नागरिक के अधिकारों का हनन है। नैतिक स्तर पर कहें तो पब्लिक सर्वेंट एथिक्स सेल्फ इंटरेस्ट से हटकर लार्जर कॉमन गुड की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। अगला है सामाजिक नैतिकता, परिवार व समाज की भूमिका। सामाजिक नैतिकता में परिवार व समाज की भूमिका क्या होगी? तो समाज में शॉर्टकट कल्चर, दिखावे और संसाधन केंद्रित सफलता को महत्व देने से भ्रष्टाचार बढ़ता है। इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेशन और परिवार स्तर पर बच्चों को सत्यनिष्ठा के संस्कार देना। वर्तमान मुद्दों में देखा जाए तो स्कूल पाठ्यक्रम में वैल्यू एजुकेशन पर एनईपी 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जोर इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आसान भाषा में समझे तो भ्रष्टाचार सिर्फ ऑफिस या शासन तंत्र में जन्म नहीं लेता, उसकी जड़ें अक्सर हमारे सामाजिक मूल्यों और पारिवारिक अपेक्षाओं में छिपी होती है। जब समाज में शॉर्टकट कल्चर, दिखावा, भौतिक सफलता और किसी भी कीमत पर तेजी से अमीर बनने को महिमा मंडित किया जाता है तो भ्रष्टाचार को अप्रत्यक्ष स्वीकृति मिलती है। जैसे थोड़ा बहुत तो चलता है, सब ऐसे ही करते हैं, ईमानदारी से कुछ नहीं होता। ऐसे वाक्य हमारे सामूहिक नैतिक पतन को दर्शाते हैं। इसके समाधान के लिए दो स्तर महत्वपूर्ण है। पहला है शिक्षा प्रणाली यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में वैल्यू एडिशन, लाइफ स्किल्स और एथिकल रीजनिंग पर जो जोर दिया गया है वह केवल परीक्षा पास कराने के लिए नहीं बल्कि नागरिकों में जिम्मेदारी और ईमानदारी की भावना विकसित करने के लिए है। स्कूल स्तर पर यदि बच्चों को ईमानदारी साझा करने, नियमों का पालन करने और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना सिखाया जाए तो भविष्य में यही बच्चे भ्रष्टाचार को नॉर्मल नहीं मानेंगे। दूसरा है परिवार। परिवार ही वह पहली जगह है जहां बच्चा रिवार्ड और पनिशमेंट के जरिए सीखता है कि कौन सा व्यवहार स्वीकार है और कौन सा नहीं। यदि माता पिता खुद ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, रिश्वत देकर काम करवाते हैं और फिर बच्चों को ईमानदार बनो का उपदेश देते हैं तो यह दोहरा मापदंड बच्चों के मन में नैतिक भ्रम पैदा करता है। इसलिए सामाजिक नैतिकता का अर्थ है कि परिवार, समुदाय, मीडिया और शिक्षा सब मिलकर ऐसी संस्कृति विकसित करें जिसमें भ्रष्टाचार को सफलता का शॉर्टकट नहीं बल्कि सामाजिक अपराध माना जाए। ठीक। अगला है धारणा परिवर्तन। धारणा परिवर्तन यानी एटीट्यूडनल चेंज। तो कैसे होता है? भ्रष्टाचार केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक सांस्कृतिक समस्या भी है। नागरिकों में यह भावना विकसित करना आवश्यक है कि घूस देना भी उतना ही गलत है जितना घूस लेना। उदाहरण के लिए सरकारी सेवाओं में नकद निर्भरता कम कर यूपीआई बेस्ड पेमेंट से छोटे स्तरों पर भ्रष्टाचार नियंत्रित हुआ है। कैसे? आखिरी और बहुत गहरा नैतिक आधार है यह धारणा परिवर्तन यानी सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन। भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक लेन देन से नहीं बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक समस्या भी है। जब तक आम नागरिक को यह एहसास नहीं होगा कि घूस देना भी उतना ही अनैतिक और गैर कानूनी है जितना घूस लेना, तब तक मांग और पूर्ति दोनों जारी रहेंगे। कई बार लोग यह सोचकर रिश्वत दे देते हैं कि मेरा काम जल्दी हो जाए बस, लेकिन यह समझ नहीं पाते कि इस एक बार से सिस्टम की गलत प्रैक्टिस और मजबूत होती है। तकनीकी स्तर पर देखें तो सरकारी सेवाओं में यूपीआई बेस्ड पेमेंट, डिजिटल पेमेंट और कैशलेस ट्रांजैक्शन ने छोटे स्तर के भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया है। जैसे छोटे मोटे काउंटर पेमेंट, नगद लेन देन से ट्रेसेबिलिटी ना होना आदि। जब हर भुगतान का डिजिटल ट्रेल बनता है तो अनऑफिशियल पेमेंट करना मुश्किल होता है। लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब नागरिक स्वयं भ्रष्टाचार से समझौता करने से इनकार करेंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे और ईमानदार विकल्प चुनेंगे, चाहे उसमें थोड़ी देरी और असुविधा क्यों न हो। नैतिक दर्शन की भाषा में कहें तो एटीट्यूडनल चेंज का मतलब है एक्सटर्नल कंपाइलेंस से आगे बढ़कर इंटरनल कन्विक्शन की ओर बढ़ना। यानी व्यक्ति कानून से डरकर नहीं बल्कि अपने विवेक की आवाज़ पर भ्रष्टाचार से दूरी बनाना। अब निष्कर्ष को यूपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से समझते हैं। तो कैसे निष्कर्ष लिखेंगे? भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई केवल कानून, संस्थानों और दंड आधारित तंत्र से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए एक मजबूत नैतिक आधार जरूरी है जिसमें सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, नैतिक साहस और जनहित सर्वोपरि हो। साथ ही समाज, परिवार, शिक्षा प्रणाली और प्रौद्योगिकी सभी मिलकर ऐसी नैतिक संस्कृति विकसित करें जो भ्रष्टाचार को अस्वीकार बनाए। यदि हम इन नैतिक मूल्यों को व्यवहार में उतार दें तो एक
उत्तरदायी, पारदर्शी और भरोसेमंद शासन व्यवस्था की स्थापना संभव है। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केवल कानूनी संस्थानों और दंड के कठोर प्रावधान से नहीं जीती जा सकती। कानून आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं। इसके लिए एक मजबूत नैतिक आधार जरूरी है, जिसमें सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, नैतिक साहस और जनहित की भावना व्यक्ति और संस्थान दोनों के संचालन का केंद्रीय मूल बन जाए। साथ ही समाज, परिवार, शिक्षा प्रणाली और प्रौद्योगिकी सभी को मिलकर ऐसी नैतिक संस्कृति बनानी होगी जहां भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं बल्कि लज्जाजनक माना जाए। यदि लोक सेवक अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करें, संस्थान पारदर्शी और जवाबदेह हों और नागरिक भी भ्रष्टाचार को न कहने का साहस दिखाएं, तो एक उत्तरदायी शासन, पारदर्शी और भरोसेमंद शासन व्यवस्था का निर्माण संभव है। यही वह नैतिक ढांचा है जिसे आप यूपीएससी GS4 के उत्तर में संरचित तरीके से भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष के रूप में पेश कर सकते हैं। ठीक, तो कैसा लगा आज का वीडियो हमारा? पसंद आया तो लाइक करिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।